है। अब देखिए, मानव ज्ञान के या मानव के बौद्धिक विकास के तीन स्तरों को और अधिक रूप से स्पष्ट रूप से हम देखें तो इन तीनों जो अवस्थाएं हैं इनकी चर्चा हम कर लेते हैं। थियोलॉजिकल स्टेट में क्या होता है, इस स्तर में समस्त चीज़ें को ईश्वर के प्रतिरूप के रूप में या किन्हीं अलौकिक प्राणियों की तात्कालिक क्रियाओं के परिणाम के रूप में देखा जाता है या समझा जाता है। समस्त चीज़ों का कार्य रूप अलौकिक शक्तियाँ देवी देवताओं की या आत्मा तथा समस्त वस्तुओं की वही शक्ति व्याप्त है। पेड़ पौधे, जल प्रवाह, चर अचर आदि सभी में वही शक्ति क्रियाशील है। जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वरीय इच्छा से, हमारे से ऊपर की जो ताकत है, अलौकिक जो शक्ति है, ग्रेटर देन द ह्यूमन बींग्स, उनके द्वारा उनकी इच्छा के आधार पर वो घटनाएं घट रही है। प्राकृतिक घटनाओं घटित होने में इस स्तर पर मानव को केवल एक ही कारण दिखाई देता है और वह कारण है देवी देवताएं, ऐसी अन्य अलौकिक शक्ति, सुपर नेचुरल कॉज, सुपर नेचुरल पावर्स। यह विचार ठीक है या गलत दूसरी बात है, परंतु इस पर आसपास के विषय में सोचता है और मानव तथा पशु इसी चिंतन शक्ति के आधार पर एक महान अंतर हो जाता है। कॉम्प्रिहेंशन तीन उप स्तर। अब ये जो स्तर है थियोलॉजिकल स्टेज, इसके भी कॉम्प ने तीन उप स्तर बताए हैं, सब स्टेजेस बताई हैं। एक है फेटिसिज्म, जीव सत्तावाद, एक है पॉलीथिज्म, बहुदेववाद, और अद्वैत मोनोथिज्म। ये जो तीनों अवस्थाएं हैं ये भी इवोल्यूशनरी है। सबसे पहले ये आई, इसके बाद ये, इसके बाद ये मोनोथिज्म वाली, ये इस प्रकार से। और ये तीनों ही थियोलॉजिकल स्टेज को बिलोंग करती हैं कि तीन उप अवस्थाएं हैं। छोटे छोटे इनका देख लेते हैं कि फेटिसिज्म में क्या होता है, पॉलीथिज्म क्या होता है, मोनोथिज्म क्या होता है। प्रथम उप स्तर में प्रत्येक चीज़ में एक जीवित सत्ता का अनुभव किया जाता है और उसी के अनुसार अनेक जादू टोनों पर विश्वास किया जाता है। यानी कि फेटिसिज्म में क्या होता है, आपके जो यह कल्पना करते हैं कि प्रकृति की प्रत्येक जो जड़ और चेतन वस्तुएं हैं उनमें एक प्रकार की शक्ति निवास करती है और उस शक्ति की वजह से ही उसका व्यवहार गवर्न होता है। और इस शक्ति को काबू में रखने की कोशिश करने के प्रयास में मानव विकास के जो प्रारंभिक स्तर थे उनमें जादू टोना जैसी सामाजिक संस्थाओं ने जन्म लिया। जादू टोना पनपा, धीरे धीरे दूसरे स्तर की तरफ हम बढ़ने लगे और दूसरे उपस्तर मनुष्य का मस्तिष्क अधिक सुसंगठित होता गया। इस कारण अनेक देवी देवताओं, जादुओं आदि से मानव परेशान हो जाता है और उन्हें सम्मिलित रूप से देखने की भावना उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित एक एक देवी देवता का जन्म होता है। यही देवतावाद का स्तर है, यानी कि पॉलीथिज्म। एक से अधिक देवताओं की अस्तित्व को हमने स्वीकार किया, हमने कल्पना की कि अलग अलग जो पदार्थ हैं प्रकृति के उन सब में एक एक ईश्वर है। समुद्र का ईश्वर अलग है, वृक्षों का ईश्वर अलग है, प्राणियों का ईश्वर अलग है, क्योंकि उनमें अनेक देवताओं पर विश्वास किया जाता है जो कि जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको नियंत्रित करते हैं। तीसरी अवस्था में है कि इसमें एक ही ईश्वर, एक ही सुप्रीम पावर की हम कल्पना करने लग जाते हैं, परंतु इन अनेक देवी देवताओं के कारण भी मानसिक उलझनें बढ़ती रहती हैं। इस कारण मनुष्य और जटिल से सरल की ओर बढ़ना मानव मस्तिष्क की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति, एक सहज प्रवृत्ति है। इसी कारण मनुष्य अपने समझ चिंतन को या श्रद्धा विश्वास को अनेक देवताओं में न बांटकर किसी एक ईश्वर पर अपनी समस्त श्रद्धा विश्वास आदि को निछावर करने के लिए उन्मुक्त होता है। यही अद्वैतवाद की स्थिति है। एक ही ईश्वर, अद्वैतवाद मतलब दो सत्ताएं नहीं, जबकि यह विश्वास किया जाता है कि प्रत्येक घटना वस्तु का कारण किसी एक ही देवता का कार्य है। दूसरे शब्दों में अद्वैतवाद में या मोनोथिज्म में यह विश्वास किया जाता है कि ईश्वर केवल एक है और समस्त वस्तु या घटना उसी जो ईश्वर की सृष्टि है, उसी की रचना है, उसी की जो विल है, उसी को रिप्रेजेंट करती है, उसी का मैनिफेस्टेशन है। जैसे जैसे मानव का दृष्टिकोण व्यापक होता और चिंतन शक्ति गहरे व गंभीर होती गई, वैसे वैसे अद्वैतवाद की अवधारणा भी अधिक स्पष्ट और दृढ़ होती गई। धार्मिक स्तर का अद्वैतवाद चरम स्तर था। अब ये जो धार्मिक स्तर थी उसका जो मोनोथिज्म था अद्वैतवाद, वो हाईएस्ट डेवलपमेंट था। इसके बाद में तात्विक अवस्था का स्तर आ जाता है, जिसमें ईश्वर की व्यक्ति की शक्ति की धारणा का लोप हो जाता है। ईश्वर का चिंतन व्यक्ति के रूप में न होकर एक अमूर्त शक्ति के रूप में होने लगता है। अमूर्तीकरण हो गया, हम पर्सोनिफाई नहीं करने लगे, हम अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग प्रकार की ईश्वर की कल्पना नहीं करते थे, बल्कि एक सुप्रीम पावर के रूप में या एक एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न के रूप में हम उसकी कल्पना करने लगे। जो कुछ भी संसार में हो रहा है वह एक व्यक्ति के रूप में ईश्वर के कारण नहीं, बल्कि एक अदृश्य निराकार शक्ति, निराकार व्यक्ति के कारण है, एक पैटर्न की वजह से है, एक तार्किकता की वजह से है, हो रहा है, जिसको ये जो हिंदुइज्म है उसको रित बोल देते हैं। रित
रित की अवधारणा। तो एक तरह से रित की अवधारणा इस समय प्रचलित थी। इस शक्ति का अस्तित्व है, किंतु इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष या किसी शरीर विशेष से नहीं है। यह अमूर्त है, निराकार शक्ति के आधार पर है। जो कुछ भी हो रहा है वह शाश्वत है, स्वयं पूर्ण है। यानी कि जो प्रतिमान है वो अपने आप में उसका अस्तित्व है। उसी पैटर्न के अनुसार ही दुनिया की जो रचना है, सृष्टि की रचना है, प्रकृति की रचना है, मानव समाज की रचना भी एक प्रकार से इसी रित, इसी अलौकिक शक्ति और इसी एक एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त शक्ति के द्वारा गवर्न होती है। कोई विशिष्ट विशेषता उल्लेखनीय नहीं है, क्योंकि यह स्तर धार्मिक और अप्रत्यक्ष के बीच का स्तर है, एक संक्रमण का ट्रांजिशनल फेज है। और ये जो लास्ट स्टेज है, वैज्ञानिक या प्रत्यक्षात्मक स्तर, साइंटिफिक या पॉजिटिव स्टेज। तात्विक विचार शाश्वत या स्वयं पूर्ण हो सकता है, परंतु वास्तविक तर्कों या तथ्यों पर आधारित नहीं हो सकता। अब देखिए, ये अभी तक हमने जितने भी जो मानव चिंतन की जो डोमिनेटिंग मोड्स ऑफ ह्यूमन थिंकिंग है उनकी चर्चा की। उनसे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि सभी कमोबेश एक तरह से दार्शनिक प्रकृति के हैं, विचार हैं, तरीके हैं चिंतन के, लेकिन ये तरीके अमूर्त हैं, कल्पनाओं पर आधारित हैं, अनुमानों पर आधारित है। वास्तविकता से इनका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये तथ्यों पर आधारित नहीं है, तर्कों पर आधारित नहीं है। जबकि प्रत्यक्षवादी जो स्तर है, साइंटिफिक स्तर है, उसमें उसी ज्ञान को वैज्ञानिक ज्ञान माना जाता है जो तथ्यों पर आधारित हो, तर्कों पर आधारित हो और प्रमाणित किया जा सके। जिसको जब व्यक्ति तात्विक विचारों को छोड़कर निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन और तर्क, लॉजिक के आधार पर इस संसार की घटनाओं को समझने और परिभाषित करने लगता है, तब भी वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद स्तर में उसका प्रवेश हो जाता है। कॉम्ट का कथन है कि तर्क और निरीक्षण सम्मिलित रूप से वास्तविक ज्ञान का आधार है। यानी कि जो वास्तविक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, और वैज्ञानिक ज्ञान का आधार क्या है? तर्क और निरीक्षण की पद्धतियाँ। जब हम किसी घटना की व्याख्या करते हैं तो कुछ सामान्य सिद्ध तथ्यों या उस घटना विशेष के बीच के जो संबंध है, ढूंढने का प्रयास करते हैं। यानी कि विभिन्न जो घटनाएं घट रही है, ये ए, ये बी, ये सी, तो ये जो तीन घटनाएं हैं ए बी सी, इनमें किस प्रकार के संबंध है? क्या ए की वजह से बी हुआ है, या बी की वजह से सी हुआ है, या सी की वजह से ए है? तो विभिन्न घटनाओं के मध्य कार्य कारण संबंध यानी कि कोजेशन या कोजल जो रिलेशनशिप है, उनका पता करना, उनकी व्याख्या करना ही एक वैज्ञानिक का उद्देश्य होता है। यह अन्वेषण निरीक्षण के द्वारा ही यथार्थ हो सकता है, रियलिटी होती है, ट्रुथ हो सकता है, सत्य हो सकता है। निरीक्षण ही प्रमाण है, क्योंकि वह वास्तविकता है, न कि काल्पनिक। और ये जो ऑब्जर्वेशन है वह प्रमाण है। हमारे पास जो तथ्य हैं वो वेरीफिएबल हैं, आइडेंटिफिएबल है, ऑब्जर्वेबल है। तो जो घटनाएं ऑब्जर्वेबल हैं, आइडेंटिफिएबल है, वेरीफिएबल है, केवल उन्हीं घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत समाहित होता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की घटनाओं जिनका प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं किया जा सकता, जिनके संबंध में निरीक्षण, परीक्षण व तुलना नहीं की जा सकती है, तुलना की पद्धतियों को नहीं अपनाया जा सकता है, वे समाजशास्त्रीय अध्ययनों के क्षेत्र में उन्हें समाहित नहीं किया जाता है। कॉम्ट के अनुसार विश्व की विभिन्न तथ्यों, घटनाओं आदि को समझने का वास्तविक व निर्भर योग्य साधन निरीक्षण और वर्गीकरण ही है, क्लासिफिकेशन। इसी के बाद कंपैरिजन, तुलना शुरू होता है। प्रत्यक्षवादी स्तर पर मनुष्य इसलिए न तो काल्पनिक किला बनाता है और न ही तात्विक दृष्टि से संसार के विभिन्न तत्वों को देखने की प्रयास करते हैं कि मेटाफिजिक्स से हम एक तरह से नेचुरल फिजिक्स, जिसको जो भी साइंसेज हैं उन्हें शुरू में नेचुरल फिजिक्स कहा जाता था, तो मेटाफिजिक्स से हम नेचुरल फिजिक्स की तरफ हमारा ट्रांजिशन हुआ। और इस चिंतन में जो शिफ्ट हुआ, उसी की वजह से हमारे सामाजिक जो इतिहास का जो उसमें युग था या सामाजिक प्रतिमान था, उसमें भी परिवर्तन आया और नए समाज युग की नए समाज युग का प्रारंभ हुआ। इस स्तर पर ज्ञान का संग्रह ही एकमात्र साध्य या अंतिम उद्देश्य है। ज्ञान समाज, मानव ज्ञान अथवा चिंतन की उक्त तीनों चरणों की विवेचना करते हुए कॉम्ट इस तथ्य को भूल नहीं जाते हैं कि इन तीनों स्तरों का पृथक पृथक अस्तित्व नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में ये तीनों स्तर एक दूसरे के पूर्णतः परे हैं, अथवा एक स्तर के बाद ही दूसरे स्तर का आविर्भाव होता है, यह सोचना उचित नहीं होगा। क्योंकि तीनों वास्तविक जो समाज है उसमें तीनों चिंतन के जो तीनों प्रतिमान हैं वो एक ही समय पर उपलब्ध हो सकते हैं। आप देखिए, आप भारत में ही देख लीजिए, हमारे बीच बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी झाड़ फूंक, टोना, इनमें विश्वास रखते हैं। यानी कि एक तरह से आज भी वो लोग जो थियोलॉजिकल स्टेज हैं
उनके चिंतन जो प्रणाली है वो थियोलॉजिकल स्टेज को बिलोंग करती है। कुछ ऐसे हैं जो प्योर एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे चिंतन करते हैं, जबकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, वो लोग वैज्ञानिक तरीके से चिंतन करते हैं। तो एक ही समय में तीनों प्रकार की चिंतन प्रणालियाँ विद्यमान रह सकती है।